हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के द्वारा जो पूछे गए हैं। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल वाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। नंबर 1, यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। नंबर 2, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिक होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। नंबर 1 केवल 1, नंबर बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है ए, केवल 1। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। जल वाष्प क्या है? जल वाष्प किसमें? जल वाष्प वायुमंडल में, वायुमंडल में एक परिवर्तनशील गैस है। वायुमंडल में या एक ऐसे वायुमंडल की परिवर्तनशील गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती है तथा गर्म और गीले यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह मात्रा के हिसाब से हवा का लगभग 4% मानी गई है कि हवा के का 4% हो, जबकि रेगिस्तान और ध्रुवों में यानी शुष्क और ठंडे क्षेत्रों में यह हवा का 1% से भी कम होती है। इसीलिए ये ध्रुवों पर कम होता है इसका प्रतिशत, ना कि अधिक। ठीक है भाई, इसलिए इसका केवल उत्तर ए ठीक है। दूसरा कि जो जल वाष्प है वो सूर्य के तापमान के साथ, जहाँ अधिक तापमान होता है वहाँ उसका विकिरण अधिक होता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। नंबर 1, तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा यानी रेंज निम्न है। नंबर 2, वर्ष भर वर्षण होता है। नंबर 3, वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर मध्य होती है। यह किस प्रकार की जलवायु है? नंबर ए, विषुवतीय जलवायु। नंबर बी, चीन प्रकार की जलवायु। नंबर सी, आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। नंबर डी, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। ठीक है भाई, इसका आंसर है डी, ये है हमारी समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। देखिए, जो समुद्र के पश्चिमी तट की जलवायु यानी महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर भूमध्य सागर की जो जलवायु है यानी ध्रुवों की ओर जो स्थित है, मुख्य क्षेत्र जैसे इनमें कुछ क्षेत्र आते हैं उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी तट, कैलिफोर्निया, दक्षिणी चिली, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? नंबर 1, यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक है और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं है। निम्न दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर है सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है भाई,
पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण अपनी धुरी पर घूमती है और हवा की दिशा को प्रभावित करती है, और इसी बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। कौन सा बल? कोरियोलिस बल। जो पृथ्वी घूमकर हवा की दिशा को प्रभावित करती है और जो बल कार्य करता है वह बल कहलाता है कोरियोलिस बल। ठीक है भाई। यह उत्तरी गोलार्ध में हवा की दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होता है। हवा का वेग अधिक होने पर इसके विक्षेपण अधिक होता है। जहाँ हवा का वेग अधिक होगा वहीं विक्षेपण अधिक होगा। कोरियोलिस बल अक्षांश के कोण को सीधा अनुपातित करता है। यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है जबकि भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है। ठीक है भाई। इसलिए ये क्या कहा है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता। जो भूमध्य यानी 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर ये नहीं होगा और ध्रुवों पर अधिक होगा। ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्नलिखित में किस अक्षांश या किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? नंबर 1 भूमध्य रेखा, नंबर 2 कर्क रेखा, नंबर 3 मकर रेखा, नंबर 4 उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका पर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 केवल 1, बी केवल 2, सी 3 और 4, डी 2 और 4। इसका सही आंसर है डी 2 और 4, यानी भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है भाई। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुकी होती है पृथ्वी, और सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? कर्क रेखा पर। परिणामस्वरूप जो क्षेत्र, इन क्षेत्रों में अधिक गर्मी भी होगी और कर्क रेखा पर 12 घंटे से अधिक तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहेगा, और उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होगा। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है, और इसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस क्षेत्र को अधोतित करता है? नंबर 1 अमेजन बेसिन, नंबर बी कांगो बेसिन, नंबर सी किकोरी बेसिन, नंबर डी रियो डे ला प्लाटा बेसिन। ठीक है भाई। इसका सही आंसर है बी कांगो बेसिन। ठीक है भाई। कांगो बेसिन दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड का घर है। कांगो बेसिन की पीठ दलदली जंगल में लगभग 29 टन कार्बन जमा है, जो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के लगभग 3 साल के बराबर है। जितना वैश्विक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है एक साल में, उससे 3 गुना, जबकि पूरे बेसिन सालाना लगभग 1.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। बेसिन 6 देशों में फैला है। ये जो बेसिन है कहाँ कहाँ फैला है? 6 देशों में। जैसे आपका कैमरून, मध्य अफ्रीका गणराज्य कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, इक्वेटोरियल गिनी और गेबान। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई उपभोक्ता उत्पादों के
निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्यूओरोएलिक और पॉलीफ्लूओरोएलिक पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। PEAS पर्यावरण में आसानी से निम्नीकृत नहीं होते। PFAS के लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचय हो सकता है। उपयुक्त कथनों पर में से कौन से सही हैं? नंबर ए, केवल 1 और 2। नंबर बी, 2 और 3। नंबर सी, 1 और 3। नंबर डी, 1, 2 और 3। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है डी, 1, 2 और 3। तीनों सही हैं क्योंकि PFAS मानव निर्मित रसायन है जो पर्यावरण में व्याप्त है, जिसमें पीने का पानी, भोजन, खाद्य पैकिंग सामग्री शामिल है। रासायनिक रूप से एक काफ़ी भिन्न होता है, लेकिन वे सभी एक मजबूत कार्बन फ्लोरीन बंधक साझा करते हैं जो उन्हें अक्षरण के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी बना देता है। उनकी रासायनिक स्थिरता सर्वव्यापी पर्यावरण में उपस्थित है। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कैराबिड, बीटलस। नंबर 2, कतर। नंबर 3, मक्खियाँ। नंबर 4, दीमक। और नंबर 5, बर। निम्नलिखित जीवों के कितने प्रकार के परजीवी जातियाँ पाई जाती हैं? केवल नंबर 1 केवल 2। नंबर बी केवल 3। नंबर सी केवल 4। नंबर डी केवल सभी पाँचों। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है बी, केवल 3। ठीक है भाई, इसका सही आंसर है बी, केवल 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पौधों पर विचार कीजिए। नंबर 1 मूंगफली। नंबर 2 कुल्थी। नंबर 3 सोयाबीन। उपयुक्त में से कितने मटर कुल के हैं? नंबर 1 केवल 1। नंबर 2 बी केवल 2। नंबर सी केवल 3 सभी। नंबर डी कोई नहीं। ठीक है भाई, नंबर सी 3 सभी, मूंगफली भी, कुथली भी और सोयाबीन भी। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कारण 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जीवों का रक्त पीता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? नंबर ए, कथन 1, कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 एक की सही व्याख्या है। नंबर बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 एक की व्याख्या नहीं करता। नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है भाई,
इसका सही आंसर है सी। कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को आमतौर पर एक कृमि माना जाता है क्योंकि ये बाघों पर हमला करते हैं और इंडियन फ्लाइंग फॉक्स 1972 की अनुसूची सेकंड के अंतर्गत आते थे। अधिनियम की धारा अधिनियम 1972 की धारा जो 62 है उसके अनुसार केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी भी जंगली जानवर को किसी भी क्षेत्र के लिए अधिसूचित न निर्धारित कर किसी भी समय अवधि के लिए कृत्रिम घोषित कर सकती है। इसलिए कथन एक सही है। नंबर दो कि कथन गलत क्यों है। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है क्योंकि यह फल खाती है और रस पीती है। यह बीज फैलाव और परागण में मदद करता है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र का यह इसे एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, इसीलिए जो कथन दो दिया गया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी और सौर विकिरण में वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन दो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। कथन एक और कथन दो दोनों सही है तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है। नंबर बी, कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता। सी, कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। डी, कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है। का सही आंसर है डी, कथन एक सही नहीं है लेकिन कथन दो सही है। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।